पोलैंड में मिसाइल गिरने से दुनिया में हड़कंप है। इस मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड ने मिसाइल गिराने की बात मानी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मिसाइल कहां से आई। मिसाइल रूस की बनी है, जांच जारी है। इसी बीच पोलैंड ने रूसी राजदूत को तलब किया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार नेटो देश भी जंग की जद में आ गए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल इस बात के सबूत नहीं है कि मिसाइल कहां से गिराई गई। मिसाइल कहां से गिराई गई इसकी जांच होगी। बाइडेन ने G7 नेटो की आपात बैठक बुलाई है। आतंक सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। पोलैंड ने रूस के राजदूत से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, इस घटनाक्रम के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविकी ने भी आपात बैठक की। उन्होंने इस बैठक के बाद कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए पोलैंड सेना की कुछ अतिरिक्त यूनिट्स को तैनात किया गया है। हमारा विशेष ध्यान हवाई क्षेत्र की निगरानी पर भी होगा। तो पोलैंड ने रूस के राजदूत से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। पोलैंड पर मिसाइल गिरी है और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बाइडेन ने इस पूरे मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई है और जेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया है कि आतंक अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। पहली बार नेटो देश पर गिरी मिसाइल, ये बड़ी खबर। We'll see. Unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? We're going to probably have a meeting of the ambassadors. So that looks like we're going to go do next. Thank you. Okay, thank you, guys. तो आपात बैठक बुलाई गई है और पोलैंड ने भी रूस के राजदूत से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। रूस यूक्रेन की लड़ाई पोलैंड तक गरमाई। पोलैंड पर मिसाइल गिरी और 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इस मामले को लेकर अब जांच तेज होगी, क्योंकि अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देश भी आ रहे हैं। Більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на території Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। श्वेता, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि रूस की एक मिसाइल यूक्रेन बॉर्डर के पास नेटो के सदस्य देश पोलैंड में गिरी है। एक तरफ G20 समिट चल रहा है और दूसरी तरफ पोलैंड भी अब इस युद्ध की जद में आ गया है। जी, जिस तरीके से हमने देखा है मल्लिका कि पोलैंड ने युद्ध के शुरुआत से ही अपनी सरहद के प्रयोग की इजाजत दी रही। अमेरिका से भी जो मदद आती थी वो पोलैंड के जरिए ही आती थी और रूस ने अपनी तरफ से कई बार कहा था। हालांकि इस बार जो मिसाइल की बात हो रही है, रूस अपनी तरफ से पूरी तरीके से इनकार कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कोई मिसाइल वहां पर नहीं दागी है। रूस को मालूम है कि अगर इस तरीके से एक भी आक्रमण होता है किसी नेटो देश पर तो नेटो देश स्वतंत्र रहेंगे आक्रमण कर देने के लिए, पलटवार करने के लिए रूस पर। रूस इस चीज को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए कई दफा यूक्रेन के बॉर्डर के बेहद नजदीक उसने मिसाइलें चलाई जरूर, लेकिन उसमें
पोलैंड की सीमा को लांघा नहीं। उसे मालूम था कि पोलैंड और यूक्रेन की जो सीमा लगती है वहां पर बहुत सारे ऐसा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से यूक्रेन को मदद पहुंचाई जानी है, क्योंकि हवाई मार्ग बंद हो चुका था यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को तहस नहस करते ही, और हवा में हवाई युद्ध भी चल रहा था, वहां पर मिसाइलें चल रही थी, ड्रोन्स चल रहे थे, इसीलिए किसी भी तरह की जो वहां पर हवाई रास्ते से पहुंचने का तरीका था यूक्रेन में, वो बंद कर दिया था। तब पोलैंड के जरिए ही ट्रेन और सड़क मार्ग खुला रहा और लॉजिस्टिक्स का जो सप्लाई था वो उसको चलता रहा। और इसी कारण आज अगर ये बात सामने आती है तो विश्व समुदाय में कई लोग जो हैं वो इस बात पर यकीन करेंगे कि मुमकिन है कि रूस ऐसा कर रहा हो। पर आज की तारीख में रूस अगर इस बात से इनकार करता है और यहां बाली में G7 से जुड़े जो देश हैं वो जो बाइडेन के नेतृत्व में मुलाकात करते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर होती है कि जो बाइडेन क्या अगला कदम चाहते हैं। क्या रूस पर सैन्य कार्रवाई की बात होगी, जो कि बहुत कम जिसकी गुंजाइश लगती है। सबको मालूम है कि अगर रूस पर पलटवार किया गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। मल्लिका, कि रूस ने इस तरह के किसी भी मिसाइल हमले से इनकार किया है, जैसा कि आप भी बता रही हैं, लेकिन अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये भीषण जंग की अब विश्व युद्ध की शक्ल अख्तियार करती दिख रही है, क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है। पोलैंड नेटो का मेंबर है और इसी वजह से शुरुआत से ही ये कहा जाता रहा और ये संकेत दिए जाते रहे कि क्या पोलैंड पर किसी भी तरह से आक्रमण कर सकता है रूस। जिस बॉर्डर पर अटैक की बात मैं कर रही हूं मल्लिका, उस बॉर्डर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक आ रहे थे यूक्रेन की मदद के लिए, वो सब वहां पर एक सैन्य छावनी में रहते थे। और तब युद्ध के शुरुआती दिनों में ही लवीव के नजदीक मिसाइल फायर किए गए थे और तभी सबसे पहली चेतावनी आ गई थी कि नेटो सदस्य है और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे उसके। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा इस समय जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा सर, ये समझाइए हमें कि रूस अगर ये कहता रहता है कि हमारी तरफ से कोई आक्रमण नहीं किया गया है, फॉग ऑफ वॉर जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके दायरे में। रूस की मिसाइलें, यूक्रेन का निर्माण, वो सारी चीजें हमेशा रहती हैं वो एक संदेह के दायरे में। रूस की तरफ से इस तरह की भी अटकलें आती हैं कि क्या कुछ अनएक्सप्लोडेड मिसाइल्स रहती हैं और उनकी तरफ से जो अगर इस्तेमाल रूस के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए हो। ये सारी चीजें क्या विश्व नेता इस समय कंसिडर कर रहे होंगे, या आउट एंड आउट एक नेटो सदस्य देश पर आक्रमण के तौर पर इसे देखा जाएगा और इसका जवाबी हमला हो सकता है? इसकी गुंजाइश कितनी लग रही है सर आपको? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं समय देश की राजधानी में नहीं हूं, बहुत दूर हूं वहां से, चीन के बॉर्डर के निकट। आप जानती हैं कि G20 का सम्मेलन चल रहा है बाली, इंडोनेशिया में, और उसी समय व्लादिमीर पुतिन साहब वहां पर नहीं है। उन्होंने अपने मिसाइल दागे हैं यूक्रेन पर, वहां का एनर्जी स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जबकि यूक्रेन के जो सर्कस में काम करने वाले नेता हैं वो अपने वीडियो एड्रेस में अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हैं और हम लड़ते रहेंगे हमेशा के लिए, हम हार नहीं मानेंगे। मैम, इस समय 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू नजर आ रही हैं मुझे। सबसे पहली वेस्टर्न है, जो बाइडेंस्की साहब की, वो चाहते हैं कि जितना कमजोर कर सके हम रूस को करें, यूक्रेन को रूस का अफगानिस्तान बना दे। रूस तो वहां 10 साल फंसा हुआ था, अमेरिका 20 साल। वो यही चाहते हैं कि वो फंसा रहे वहां पर ताकि और किसी चीज पर वो ध्यान न दे सके। ये अलग बात है कि यूक्रेनियन लोग मर रहे हैं। यूक्रेन के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें दुनिया का, और जो कुछ हथियार वगैरह हमारे पास हमें मिल सकते हैं वो हमें मिलने चाहिए। पैसे कौन देगा इसके बाद में ये देखी जाएगी। रूस चाहता है कि मुझ पर जो जब सोवियत संघ टूटा था, जो ह्यूमिलिएशन हुआ था, वो हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। मैम, याद रखिए कि इस समय जो रूस के लीडर्स हैं वही हैं जिन्होंने सोवियत संघ को टूटते देखा था। अभी तक उनके दिल पे चोट लगी है, जबकि अमेरिका के लीडर्स वही हैं जिन्होंने सोवियत संघ को टूटते देखा था और वो अभी भी छाती फुला के घूम रहे हैं। तो ये 3 व्यू पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जान माल का यूक्रेन को हो रहा है। दूसरे लेवल पर ग्लोबल साउथ, वो विकासशील देश जिनका कुछ नहीं लेना देना है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूँ, वहाँ के लीडर्स का। वो तीनों यही पूछते हैं कि भाई हमारा यूक्रेन से क्या लेना देना है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। तो अब ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि अब पानी की भी तंगी हो रही है कि हमारी क्या गलती है इसमें। तो ये सारे व्यू पॉइंट्स को रेकनसाइल करना
बहुत कठिन है। और फाइनली आपका प्रश्न, क्या विश्व युद्ध होगा, ये बहुत आसान चीज है कहना मैम। अभी भी जाके नागासाकी, हिरोशिमा, जहाँ पे दुनिया में एक ही बार एटम बॉम्बों का प्रयोग किया गया था, वहां पे कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोप की क्षमता नहीं है चोट सहने की। वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं। अमेरिका, आपने देखा था क्या हुआ था 9/11 के बाद, किस तरह से बौखला गया था जब उसकी धरती पर हमला हुआ था, वो फिर बौखला जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब पेन जो हम कहते नहीं है। मेरा मानना ये है मैम कि लो इंटेंसिटी पर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। रूस यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, और जैसे बाइडेन साहब और उनके विदेश मंत्री ने भी कहा है, शायद अब समय आ गया है कि आपस में मिलके ये बातचीत करें। बातचीत से ही इसका हल होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैडम फोर्थ वर्ल्ड वॉर का तो सवाल नहीं पैदा होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा। जाहिर है गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ G20 की बैठक में मैं इस समय मौजूद हूं, जो इंडोनेशिया में चल रही है। आज दूसरा दिन है, उसका दूसरा दिन है, लेकिन जो चीजें तय थी यहाँ पर, अब G20 के हिसाब से जो चीजें तय थी, जो सेशंस तय थे, वो सारे तो अपने समय के हिसाब से होंगे, लेकिन जो बायलैटरल्स हैं, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो अफेक्ट इसीलिए हुए हैं क्योंकि G7 के नेताओं को आपस में ये चर्चा करने वाली, यहीं से जो यूरोप से संबद्ध नेता है और जो बाइडेन है, उन सबको ये तय करना है कि आगे क्या किया जाए। गौरव सावंत हमारे साथ है। गौरव, तीन किरदार इस समय है। एक यूक्रेन है जो छटपटाहट है और डे 1 से चाह रहा है कि विश्व समुदाय उसकी तरफ से आए, उसकी तरफ से नेटो देश लड़े और वो थ्रेट भी दिखाए पोलैंड और जो बाकी सरहदी देश हैं उनकी तरफ। दूसरा जो किरदार हो जाता है वो अमेरिका हो जाता है, जो ये समझ रहा है कि रूस को और दबा देने का इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता है। और तीसरी तरफ है रूस, जो अभी कह रहा है कि नहीं, हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। तो इसमें से हम अगला कदम क्या समझे? अब ये बहुत मेजर एस्केलेशन है। जो 2 मिसाइलें इस समय गिरी हैं पोलैंड के इलाके में और 2 लोग मारे गए हैं, तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये रशियन मिसाइल है, रशिया ने इनकार कर दिया है, रशिया ने कहा ये हमारी मिसाइलें नहीं है, लेकिन पोलैंड में 2 लोग मरे हैं और वहां पर मिसाइलें गिरी है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन नेटो। क्योंकि नेटो का कानून ये कहता है कि एक नेटो देश पर हमला, पूरे नेटो पर हमला। तो अगर ये हो गया है तो फिर ये आगाज है एक बहुत बड़े एस्केलेशन का। लेकिन रूस कह रहा है ये हमारी मिसाइलें नहीं है। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई थी, तो उसका मिसाइल डिफेंस शील्ड है, क्या ये उसका कुछ अंश हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जैसा बिल्कुल सही कह रही थी कि फॉग ऑफ वॉर में जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो इस समय परिस्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर है। इसी के लिए इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इस समय G7 की। नेटो देश के सभी नेता मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो टारगेटेड अटैक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये रशिया की तरफ बहुत मेजर एस्केलेशन है इस समय इस लड़ाई में। और ये लड़ाई असल जो हो रही है वो अमेरिका और रशिया। और ये भी बड़ा सवाल हो जाता है ना कि जो दुनिया है वो क्या एक वॉर इस समय, क्या एक युद्ध अफोर्ड कर सकती है?